हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं आज। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे केवीएस के सिलेबस में क्लास 10th के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हम अब डेली जो है प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 11th के जितने भी टॉपिक दिए थे हमारे सिलेबस में, वहाँ पे मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार जब क्लास 10th बेस जितना भी हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो भी टॉपिक थोड़ा बहुत बचा होगा उसको भी करवा दूंगी। तो देखिए, आज का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आप देखेंगे हमारे जो सिलेबस में दिया गया है रिप्रोडक्शन, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, in the list of organism given below those that reproduce by asexual method। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, मतलब यहाँ पे एक लिस्ट दी है, ये है, तो इसमें से हमको बताना है कि ऐसे कौन से इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे दो मोड होते हैं, एक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी थे कि इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको निकालना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम यहाँ पे एसेक्सुअल के बजाय अब यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करेंगे सेक्सुअल मेथड से। तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए, बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि मैमल है, क्योंकि जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी इसमें से मैमल्स होगा उसको हम काट देंगे। तो सबसे पहले देखिए, बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा, इसमें से डॉग क्या होता है, मैमल्स होता है। तो फ्रेंड्स, डॉग तो क्या करेगा, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो डॉग तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से ये ऑप्शन भी कट जाएगा और ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ईस्ट, अमीबा, ये तो हम जानते ही हैं ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और हमारा जो बनाना होता है ये भी फ्रेंड्स ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको लेक्चर वाले वीडियो में वहाँ पे बताया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस क्या है सब कुछ मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। एक बार जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप आके यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे बनाना, ईस्ट, अमीबा, ये तीनों क्या होते हैं, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस बताना है। आप बताएंगे ईस्ट क्या है, ईस्ट तो हमारा फंजाई है, सबको पता है, लेकिन आप बताइए ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ईस्ट यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर। मैंने आपको इसको जो है बताया हुआ है जब मैंने लेक्चर लिया था तो वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें बताएंगे, ये जो होता है फंजाई का एक एक्सेप्शन होता है। तो आप अगर आपको एक्सेप्शन पता होगा तो आप इजीली इसको बता ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो भी मतलब आपसे जितना भी सेशंस आएगा उसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि आप उसको इजीली रीड कर सकें। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो इस तरह से जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो मैंने आपको लेक्चर में बताए थे। अब देखिए, बीइंग अ मैमल डॉग इज ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो हिंदी वाले भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, एसेक्सुअल मीन्स अलैंगिक विधि। यहाँ पे हमारा केला, कुत्ता, खमीर, अमीबा, खमीर वही जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना था, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारा कुत्ता होता है ये सेक्सुअल यानी लैंगिक विधि से जनन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसको हम जर्म सेल भी बोल देते हैं। आर मतलब हमको बताना है, एक फ्लावर है उसमें से पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट, कौन सा है जो कि मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और कौन सा फीमेल गैमीट। तो मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। अब देखिए, जो इसमें से स्टेमेन एंड एंथर, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, एंथर एंड ओवरी, स्टेमेन एंड स्टाइल। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेमेन एंड एंथर ये तो होगा नहीं हमारा, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, फिलामेंट तो देखिए इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर था, इस तरह से था हमारा स्ट्रक्चर जो कि स्टेमेन का था। वहाँ पे मतलब यहाँ ये वाला होता है हमारा फिलामेंट पार्ट,
और जो ओवरी का था उसमें ऐसे था। तो ये तो हमारी ओवरी हो गई, ये हो गया स्टिग्मा। तो स्टिग्मा और फिलामेंट एक साथ कैसे आ सकते हैं? अब ये नहीं होगा हमारा। एंथर एंड ओवरी, देखिए फ्रेंड्स, जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है वो होता हमारा एंथर, एंड फीमेल गैमीट जो प्रोड्यूस करती है वो होता हमारा ओवरी। तो ओवरी यहाँ स्टिग्मा पे थोड़े ना प्रेजेंट होगा, ओवरी तो ओव्यूल के अंदर में होता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया हुआ था। तो देखिए ये हमारी हो गई ओवरी। कभी कभी हमको ये भी लगता है कि ओवरी में ही मतलब फीमेल गैमीट होते हैं, लेकिन ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वहाँ पे होते हैं फीमेल गैमीट। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एंथर एंड ओवरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए एक बार। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये तो हमको पता ही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, एक होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है? वेजिटेटिव में हमारा रूट, स्टेम एंड लीफ, ये होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। एंथर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमीट बोलते हैं, एंड ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवा या फिर एग, जिसको हम फीमेल गैमीट बोल देते हैं। देखिए हिंदी में भी यहाँ पे है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। एक फूल में नर एंड मादा युग्मक, यहाँ पे रोगाणु नहीं रहेगा, ये इसका कुछ और हिंदी होता होगा, लेकिन रोगाणु नहीं होगा। उत्पन्न करने वाले भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? परागकोश और अंडा से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट बताना है, मतलब पहले कौन सा प्रोसेस होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह से हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन दिया है, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करिए, क्योंकि उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो। सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे अब आप बताइए सबसे पहले क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, ये हो गया हमारा एंथर, और ये हो गया हमारा जो है फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल पार्ट। अब यहाँ पे ये है एंथर। एंथर यहाँ पे जो पोलन ग्रेन यहाँ से निकलते हैं, फिर वो कहाँ पे जाते हैं? स्टिग्मा पे आते हैं, फिर स्टिग्मा से होते हुए ओवरी में जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्या होगा? ये एंथर स्टिग्मा पे जाएगा, यानी सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो सीडलिंग तो होने से रहा, यहाँ सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगा नहीं, सबसे पहले होगा हमारा पॉलिनेशन, या तो ए या फिर सी। अब देखिए पॉलिनेशन होगा, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब पॉलिनेशन, यहाँ से पॉलिनेट हुआ, अब ओवरी के पास गया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगी या फिर सीडलिंग हो जाएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी एम्ब्रियो बनेगी, उसके बाद सीडलिंग होगा। तो आप इसको याद रखना, पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो, देन सीडलिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ऑफ स्प्रिंग formed by the asexual method of reproduction has greater similarity among themselves because, मैंने आपको ये बताया हुआ था जब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मतलब क्या ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या उनके एकदम एग्जैक्ट कॉपी जो क्लोन बनते हैं, क्या एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के जो भी यंग वंस होते हैं। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो भी मतलब न्यूली बेबी बॉर्न होते हैं जो, वो अपने पेरेंट के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल मेथड में जो भी रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो बनते हैं यंग वंस, वो क्या करते हैं? ज़्यादातर सेम होते हैं। तो वो वही बोल रहा है ग्रेटर सिमिलरिटी रखते हैं। तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट इन्वॉल्व गैमीट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? उसमें ओनली वन पेरेंट होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सिमिलरिटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारा राइट हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट, जब वहाँ पे एक ही पेरेंट है तो वहाँ पे गैमीट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एंड टू। तो क्या हो गया यहाँ से? हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डजंट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इट इज लेस इफिशियंट एंड इन्फीरियर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कंपेरिजन टू द सेक्सुअल वंस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू
ऑफ स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, क्या बोल रहा है कि करेक्टर्स यानी जो भी करेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था डीएनए होता है जो कि हमारे वेरिएशंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन डीएनए में भी क्या होता है, जीन्स होते हैं। ये जो है उसके लिए उस करेक्टर को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में लेके जाने का काम करता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी ये नहीं होगी, यहाँ पे क्या होता है हमारा जीन। ये हम सबको पता है, जीन जो होते हैं ये हमारे करेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो गया, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, जीन्स। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर को भी हम करेंगे अच्छे से, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, करेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो मतलब जो करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में वो क्या शो करते हैं। तो यहाँ पे ओनली सिमिलरिटीज विथ पेरेंट, ओनली सिमिलरिटीज विथ पेरेंट्स, ओनली वेरिएशंस विथ पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस विथ पेरेंट्स, नीदर सिमिलरिटीज नॉर वेरिएशन। मतलब वो सिमिलरिटी ही केवल दिखाते हैं या फिर केवल वेरिएशन यानी विभिन्नता दिखाते हैं, या फिर दोनों दिखाते हैं, या फिर दोनों ही नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में वो सेम भी हो सकते हैं और वो वेरिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल एसेक्सुअल तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो वहाँ पे वो सेम भी हो सकते हैं और वेरिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस विथ पेरेंट। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, दिस इज बिकॉज एन ऑफ स्प्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट दैट कम्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट साइड एंड वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो फ्रेंड्स जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। तो वहाँ पे हमारे जो है पेरेंट्स से भी करेक्टर्स आते हैं, मदर्स से भी आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सिमिलरिटीज भी हो सकती हैं, वेरिएशंस भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट इज दैट। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये किसके एग्जाम्पल है आप बताइए। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे आर ऑल यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे आर ऑल मल्टीसेलुलर। तो फ्रेंड्स अमीबा तो हमारा मल्टीसेलुलर होता नहीं है, तो ये तो गया। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं मेल अमीबा फीमेल अमीबा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, तो ये भी हमारा गया। अब देखिए यहाँ पे दे आर ऑल यूनिसेलुलर, हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है अमीबा, स्पायरोगायरा, ईस्ट, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा ईस्ट होता है, जो हमारा स्पायरोगायरा होता है ये होता है मल्टीसेलुलर। स्पायरोगायरा क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि हमारा ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर, एंड अमीबा भी क्या होता है, यूनिसेलुलर। ईस्ट जो होता है फ्रेंड्स ये फंजाई का जो है एक्सेप्शन है। फंजाई का एक्सेप्शन कैसे है, ईस्ट तो फंजाई है, फंजाई हमारे क्या होते हैं सारे के सारे मल्टीसेलुलर। फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि कैसा है, यूनिसेलुलर है। लेकिन यहाँ पे स्पायरोगायरा क्या है, मल्टीसेलुलर है, इसलिए यहाँ पे दे आर ऑल यूनिसेलुलर, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तीनों के तीनों क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पे मतलब मैं इसलिए सारा ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको जब आप ये क्वेश्चन आपके सामने बाई चांस आएगा तो आप इसको ईजिली एलिमिनेट कर सकेंगे। हमको फ्रेंड्स यहाँ पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है तो इसी तरह से करना चाहिए कि ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन पढ़ लीजिए आंसर देख लीजिए खत्म कहानी। खासकर बायो में, मान लीजिए केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शन जहाँ पर भी मतलब थियरी वाले ज़्यादातर पार्ट होते हैं वहाँ पे हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, मतलब सबको समझ में आना चाहिए हमें कि ये क्यों नहीं होगा और यही क्यों होगा। तो ये हमें जो है ये हैबिट डेवलप होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन स्पायरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। स्पायरोगायरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 सेल्स, डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल। तो यंग सेल ओल्डर सेल ऐसा कुछ तो कहानी नहीं है यहाँ पे। डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल ऐसा भी कुछ नहीं है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल ऐसा भी कुछ नहीं। फ्रेंड्स देखिए हमारा जो स्पायरोगायरा होता है इसमें क्या होता है, ये फिलामेंट्स में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं, फ्रेगमेंटेशन।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट। और ये मतलब ब्रेकिंग अप होने को फिलामेंट के क्या हम नाम दे देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे स्पायरोगायरा में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज, मतलब प्लाज्मोडियम में कैसा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, प्लाज्मोडियम में यहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन होता है ये हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला है बडिंग, रिडक्शन डिवीजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे अभी हमको पढ़ना नहीं है कुछ, ये सेल डिवीजन में हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा, तो चलिए इसको सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। देखिए बडिंग, बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, और किस में होता है, हाइडा में होता है। ईस्ट में भी बडिंग होती है और हाइडा में भी बडिंग होता है। अब देखिए फ्रेंड्स जो बाइनरी फिजन है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैंने आपको बताया था, अमीबा हो गया हमारा यहाँ पे होता है, युगलीना हो गया यहाँ पर में होता है, लीशमैनिया में होता है, और एक क्या है हमारा पैरामीशियम। तो इन सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाए इस तरह से, या फिर किसी भी तरह से, पर वो 2 पार्ट में उसका डिवीजन होना चाहिए। तो देखिए अमीबा जो होता है मैंने आपको बताया भी था, इसमें जो है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है, मतलब वो ट्रांसवर्ट होगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा उसका कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी साइड से जो है वो डिवाइड कर सकता है। लेकिन जो हमारा लीशमैनिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जो हमारा स्पायरोगायरा था, सॉरी स्पायरोगायरा नहीं, पैरामीशियम था, उसमें क्या था, ट्रांसवर्स था। तो इसको भी आप याद रखना, कभी कभी अगर और भी डीपली घुस के पूछेंगे तो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कुछ, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। फिर एक टाइम के बाद क्या आता है, जब यहाँ पे न्यूक्लियस भरते जाएंगे तो क्या होगा, ये सहन नहीं कर पाएगा इतने सारे जो है यहाँ पे, जब ये डिवीजन होते जाएंगे तो इसका जो वॉल है, ये प्लाज्मोडियम का जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा। फिर यहाँ पे जो ये है ये सारे जो है निकल जाएंगे, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ से प्लाज्मोडियम के फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमको यहाँ पे फिर से बताना है सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अब देखिए फ्रेंड्स, गैमीट, जाइगोट, इम्ब्रियो, सीडलिंग, जाइगोट, गैमीट, इम्ब्रियो, सीडलिंग, सीडलिंग, इम्ब्रियो, जाइगोट, गैमीट, गैमीट, इम्ब्रियो, जाइगोट, सीडलिंग। तो देखिए अब तक इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, उसमें क्या था फ्रेंड्स, वहाँ पे सबसे पहले था हमारा पॉलिनेशन, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेशन है नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज बताना हमको फ्लावरिंग प्लांट में। तो देखिए सबसे पहले मेल गैमीट फीमेल गैमीट जब मिलेंगे, मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, गैमीट होगा। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलेंगे फिर क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है, इम्ब्रियो, और लास्ट में होता हमारा सीडलिंग। तो सीडलिंग हमारा लास्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमीट, जाइगोट, इम्ब्रियो, सीडलिंग। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर। देखिए जाइगोट तो गैमीट से बनते हैं, इसलिए जाइगोट तो पहले आ नहीं सकते, सीडलिंग तो लास्ट में होता है। तो या तो हमारा ये हो सकता था या फिर ये, लेकिन गैमीट के बाद डायरेक्ट इम्ब्रियो कैसे बनेगा, इम्ब्रियो तो जाइगोट से बनता है और गैमीट के बाद जाइगोट बनते हैं। तो ये भी हमारा होने से रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंट में और ऑफ स्प्रिंग में, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पर्टिकुलर स्पीसीज में रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो लगातार कांस्टेंट क्यों रहता है, यही इसका हमको रीजन बताना है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, हैविंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, हैविंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ये बताना है कि क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी लगातार समान क्यों रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हैविंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, मतलब जब गैमीट फॉर्मेशन होता है
तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जो गैमीट फॉर्म होता है वो होता है फ्रेंड्स रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा, जिसको हम मियोसिस बोल देते हैं। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो गैमीट होते हैं, जैसे मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड, यानी n एंड 2n। और जब ये गैमीट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n, n। ये क्या है? ये है हमारा गैमीट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। फिर ये बनाएंगे n 2n। यहाँ पे क्या हो गया? जाइगोट। तो अगर इस तरह से n मिलेंगे, 2n हो गया। तो जब ये हाफ होगा तभी तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है? यही हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ये क्रोमोसोम नंबर के ही आधार पे हम करते हैं। तो यहाँ पे n यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया। तो दोनों मिलेंगे 2n, यानी जाइगोट जो बनेगा वो 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ये हाफ हो जाएगा यानी यहाँ पे ओनली n बचेगा, तो वो भी जो है इन लोगों में जितना था, जैसे हैप्लॉइड, तो वो भी हैप्लॉइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनली यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन के बाद। देखिए, एक तो यहाँ पे ड्यूरिंग है, एक आफ्टर। तो आप याद रखना आफ्टर, यानी जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ये हाफ होगा। इसीलिए जो है वहाँ क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो n मिलकर 2n हो जाएगा इस तरह से, फिर 2n मिलकर 4n, इस तरह से तो बढ़ता चला जाएगा। तो उसको सेम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? क्रोमोसोम को हाफ करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। जो फ्रेंड्स राइजोपस होता है कुछ इस तरह से उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। तो हमसे बोला जा रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बियरिंग स्पोरेंजिया एट दियर टिप, और इसके टिप पे क्या होता है? ये स्पोरेंजिया जो है होता है, और यहाँ पे ये स्पोरेंजिया जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताना है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे हाइफी। क्या नाम देते हैं? हाइफी। हाइफी हमारा ये होता है, यहाँ पे यही तो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो फ्रेंड्स आप इसको देख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है? एक तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं वो हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाते हैं? स्टेम, रूट, लीफ, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा फ्लावर होता है, जो रंग बिरंगा पार्ट होता है उसका, वो क्या करता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है फ्लावर का। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? स्टेम, रूट, फ्लावर तो होगा ही नहीं, यहाँ भी फ्लावर है नहीं होगा, फ्लावर फ्रूट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड माउल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे मान लीजिए आप ब्रेड लेके आते होंगे जो हम लोग खाते हैं, तो क्या हो गया? ब्रेड होता है। अगर आप देखेंगे उस पर मतलब एक समय के बाद कुछ ऐसे जैसे कुछ हरा हरा सा ऐसे एक मतलब ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है, वो मतलब ख़राब होने लगता है। तो क्यों ख़राब होता है? वहाँ पे वो जो माउल्ड जो आ जाते हैं उस पर जो डेवलप कर जाते हैं, उसके पीछे वजह क्या होती है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे है अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन ब्रेड, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफी, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये किसकी वजह से होता है? हमारा जो हमारा यहाँ पे ब्रेड होता है, तो ये यहाँ पे जो ब्रेड माउल्ड जो यहाँ पे मतलब ये खराब हो जाता है, इसका स्लाइस जो ब्रेड का, तो उसके पीछे वजह क्या होता है? यहाँ पे वो होता है हमारा स्पोरेंजियम। वो होता है हमारा राइजोपस। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको राइजोपस बताया, जो हाइफी, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, ये सब होते हैं, तो राइजोपस होता है जो ब्रेड को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। अगर वो ब्रेड जो है वो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो उसमें जो है वो राइजोपस नहीं लगेगा, वहाँ पे ये
ब्रेड माउस जो है वो उसको ख़राब नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नमी रह जाती है, इसलिए हमारा ब्रेड जो है वो ख़राब होता है। और इसके पीछे वजह क्या होता है? राइजोपस, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया राइजोपस, वही जो है हमारे ब्रेड्स को जो है ब्रेड स्लाइस को ख़राब करने का काम करता है। तो वहाँ पर क्या होता है? उसमें स्पोर्स भी होते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए स्पोर्स भी होते हैं। तो यही जो हमारा राइजोपस होता है, ये ब्रेड को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं, ये तो सही ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और क्या एक फैक्टर है? मॉइस्चर नहीं होगा तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर भी होंगे। अगर मॉइस्चर होगा तो राइजोपस भी वहाँ पे ग्रो कर जाएगा और इस तरह से हमारा ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 और 2। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इंश्योर्स सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। स्पोर्स ऑफ ब्रेड माउस रिक्वायर बोथ मॉइस्चर एज वेल एज न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो इस तरह से हमारा ये जो है हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या है? ये है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ पे जो पोलन ट्यूब का लेंथ होता है वो किस पे निर्भर करता है? ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, किसके डिस्टेंस के बिटवीन ये किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? pollen grain and upper surface of stigma, pollen grain on upper surface of stigma and ovule, pollen grain in anther and upper surface of stigma, upper surface of stigma and lower part of style। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी हमारा फ्लावर्स होता है, जैसे उसमें क्या होता है? एक तो ओवरी होता है, तो यहाँ ओवरी हो गया, ये हो गया स्टाइल, और इसी के बगल में यहाँ पे जो है एंथर भी ऐसे लगे रहते हैं, इस तरह से निकले रहते हैं, और इस तरह से हमारा फ्लावर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इसका लेंथ होता है, जो ये मतलब पॉलन ट्यूब इतना लंबा होता है, वो मतलब किसके डिस्टेंस के बीच पे वो निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ पे ये इतना ऊंचा क्यों होता है? मतलब ये और छोटा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं यहीं पे जो है वो ये मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ क्यों नहीं बनता? यहाँ पे जाके क्यों बनता है? यहाँ इसलिए ऐसा होता है ताकि ये मतलब जो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले वो आसानी से यहाँ से जा सके। मतलब अगर मधुमक्खी के द्वारा या वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, किसी भी तरह से पॉलन ग्रेन यहाँ से आसानी से गिर सकते हैं और वो इजीली जो है पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो इसका लेंथ किस पे डिपेंड हो जाएगा? अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है स्टिग्मा के अपर सरफेस और लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल के, मतलब इस पे और इस पे क्यों करता है? अगर ये यहीं रहेगा तो यहाँ से तो पॉलन ग्रेन उड़ के उल्टा यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे फूल, आप जाइएगा जो लेक्चर वाला वीडियो था वहाँ पे जो फ्लावर होंगे, या फिर मैंने देखिएगा टेलीग्राम पे जो है शेयर किया है उसका एनिमेशन, तो वहाँ पे देखना वो मतलब मधुमक्खी कैसे इजीली वहाँ से लेके जाती है पॉलन ग्रेन को और स्टिग्मा पे लैंड कर देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलन ट्यूब इसीलिए लंबे होते हैं ताकि वो इजीली वहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। तो यहाँ पे वो डिपेंड करते हैं अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल पे। तो इसको आप याद रखना। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है यही, pollen grain must be reached toward the ovary to ensure fertilization. This thing depend upon the length of pollen tube. इसीलिए जो है वो लंबे लंबे से होते हैं, अगर छोटे रहेंगे तो वहाँ से वो इजीली निकल ही नहीं पाएंगे pollen grain। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? फ्लावर, यहाँ पे हमको बताना है स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर, मतलब फ्लावर के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लावर्स ऑलवेज बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था फ्लावर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो आप बताइए यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल? तो मैंने आपको बताया था यूनिसेक्सुअल क्या है, जिसमें या तो स्टेमन भी हो, या तो स्टेमन ही हो, या तो एंथर ही हो, दोनों में से एक हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल, तो उसी को मतलब दोनों में से कोई एक हो, उसको हम यूनी बोल देंगे, यूनी सेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे अगर स्टिग्मा भी है, मतलब यहाँ पे स्टिग्मा ओवरी भी है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, और एंथर भी है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा बाईसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में क्या था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था पपाया क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें मेल एंड फीमेल सेक्स अलग अलग होते हैं। लेकिन बाकी और भी हमारे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल। तो यहाँ पे फ्लावर आर ऑलवेज बाईसेक्सुअल, ये जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा 1-1 तो होने से रहा। अब देखिए यहाँ पे या तो ये होगा या तो ये। अब देखिए दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फ्लावर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
आर्गन होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे जो फ्लावर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, वो मतलब जितने भी टाइप के प्लांट होते हैं सब में प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, तो ये बिल्कुल सही है। जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ से हमारे फ्रूट भी जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में क्या हमको बताना। तो अभी अभी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो देखिए, दे पॉजेज बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, उसमें जो है पिस्टिल और स्टेमेन दोनों होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों कैसे इसमें हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा गलत है, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों हो जाएंगे तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। दे पॉजेज इधर स्टेमेन और पिस्टिल, ये हमारा बिल्कुल सही है, या तो उसमें स्टेमेन होगा या फिर पिस्टिल होगा। दे एग्जिबिट क्रॉस पोलिनेशन, उनमें जो है क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग है तो क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पॉसेसिंग ओनली स्टेमेन कैनॉट प्रोड्यूस फ्रूट, मतलब अगर जिनमें केवल स्टेमेन है वो फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। फ्रूट किस में फॉर्म होंगे, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, जो ट्रू फ्लावर होंगे हमारे। तो यूनिसेक्सुअल में तो ओनली या तो स्टेमेन होगा या फिर ओनली पिस्टिल होगी। तो ओनली स्टेमेन है तो ये फ्रूट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर प्रोवाइडेड विथ स्टेमेन और पिस्टिल, हैंस क्रॉस पोलिनेशन अकर इन देम, ओवरी मैच्योर टू गिव राइज टू फ्रूट, सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट एग्जिबिट स्टेमेन ओनली कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हमको फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अब देखिए, इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ गैमेट, यहाँ पर में 2 टाइप ऑफ गैमेट की नीड्स होती है। तो बिल्कुल सही है, मेल गैमेट भी होंगे फीमेल गैमेट भी होंगे, तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज यहाँ पे मतलब जो है अलग अलग गैमेट इन्वॉल्व होंगे। इसको आप हमेशा याद रखना। अगर वो एसेक्सुअल होगा तो उसमें जो है 2 पेरेंट की जरूरत होगी ही नहीं, लेकिन सेक्सुअल में हमेशा जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होगा, इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ गैमेट, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बिल्कुल इट ऑलवेज, अगर मतलब जैसे देखिए सेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन है, अगर एसेक्सुअल हो तो क्या हो जाता, बडिंग हो जाता, या फिर वहाँ पे मैंने जितने भी आपको प्रोसेस बता रखे थे एसेक्सुअल के वो सब कुछ, चाहे उसमें जो है हमारा लेयरिंग कटिंग ये सब भी आ सकते थे, या फिर बडिंग भी आ सकता था, फ्रेगमेंटेशन भी आ सकता था, मल्टीपल फिजन भी आ सकता था, बाइनरी फिजन भी आ सकता था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंपल्सरी है। इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अगर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अगर 2 गैमीट मिलेंगे तो वो तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो ये भी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स, तो मैंने आपको बताया था जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे बिल्कुल क्लोन्स नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व है ना, एक मेल एक फीमेल। तो यहाँ पे हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लोन होंगे, क्लोन्स वो नहीं होंगे। अगर वो हमारा एसेक्सुअल होगा तो वहाँ पे मोस्टली सिमिलर होता है, लेकिन ये नहीं बोला जाता कि पूरी तरह से हो। तो फ्रेंड्स आप याद रखना, जो क्लोन्स बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे, लेकिन सेक्सुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारा ABC यानी 1 सेकेंड थर्ड सही है, हमारा C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन ये गलत है। तो देखिए, क्लोन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे हमको क्या बताना है, तो एक बार फिगर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हमको इसकी नेमिंग करनी है। तो आप बताइए A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। एक बार देखिए यहाँ से ऑप्शन, कोटलीडॉन, प्लूम्यूल रेडिकल, प्लूम्यूल रेडिकल, कोटलीडॉन, प्लूम्यूल, कोटलीडॉन एंड रेडिकल, रेडिकल, कोटलीडॉन एंड प्लूम्यूल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर भी बताया था। तो यहाँ पे ये जो कवरिंग होती है, कवरिंग क्या होती है, यहाँ पे कोटलीडॉन होती है। तो यहाँ से हमारा या तो C हो सकता है या तो D हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा
ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोटिलीडॉन। अब यहाँ पे एक ए है एक सी है, तो मैंने यहाँ पे ये भी बताया था, एक जो होता है हमारा स्टेम रिप्रोड्यूस करता है, एक हमारा रूट, यानी ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये हमारे रूट फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा, और जो हमारा ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, शूट फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारा रूट होता है वो रेडिकल पार्ट से डेवलप होता है, रेडिकल, लेकिन जो हमारा शूट होता है वो प्ल्यूम्यूल यानी प्ल्यूम्यूल पार्ट से जो है डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा रेडिकल, तो सी यहाँ पे होगा सी रेडिकल, और ये जो बी है ये जो इसकी कवरिंग होती है ये हो जाएगा हमारा कोटिलीडॉन, और जो यहाँ पे ए है हमारा जो कि सूट डेवलपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो जाएगा, प्ल्यूम्यूल। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस बिकॉज, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो मोर वेरिएशंस को दिखाते हैं, ऐसा क्यों। तो ये सब अभी हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी प्रोसेस, मतलब लेंदी प्रोसेस है इसलिए वेरिएशंस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ सेम स्पीसीज, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जेनेटिक मटेरियल्स कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट, मेनी पेरेंट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे इसके लेंथ वगैरह पे जो है डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे देखिए जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ सेम स्पीसीज, यहाँ पर भी टू पेरेंट, यहाँ पर भी। मामला यहाँ पे कहाँ फंस रहा है, सेम स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज। तो आपने ऐसा कभी देखा है कि एक जो है डॉग है एक कैट है, वो दोनों रिप्रोडक्शन करके जो है वो पपीज को या फिर किटेंस को जन्म दे रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया भी हुआ है जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेम स्पीसीज के अंदर में होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज नहीं होंगे। यहाँ पे गाय और भैंस मिलके जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो सेम स्पीसीज ही होंगे, वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉग डॉग होगा या फिर कैट कैट होगी, लेकिन यहाँ पे जो है डिफरेंट स्पीसीज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ सेम स्पीसीज। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, यहाँ पे सेम स्पीसीज होते हैं जो कि हमने डिफिनेशन में ही देखा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, यानी रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल मतलब रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव मतलब ताकि इंडिविजुअल जिंदा रहें। अच्छा जी, फुलफिल दियर एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब रिप्रोडक्शन करने से हमको एनर्जी मिलेगी। मेंटेन ग्रोथ मतलब ग्रोथ के लिए, तो हम लोगों को पता ही है इसमें से कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी यहाँ पे हमारा जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहे स्पीसीज में, इसलिए हमको रिप्रोडक्शन की जो है ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था, इसको डिस्कस किया भी था, जहाँ पे मैंने आपको लॉयंस जो है बाघ है टाइगर्स इसके जो है एग्जाम्पल लिए थे। मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा टाइगर्स है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसे ही जो हमारे जितने बाघ हैं अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें, फिर एक समय क्या आएगा, उनकी जो भी पॉपुलेशन है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमारा रिप्रोडक्शन किस लिए इसेंशियल होता है, स्पीसीज के जनरेशन को बनाए रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो इसेंशियल होती है। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग एडोलसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज, मतलब इसमें से हमको ये बताना है कौन सा सेक्सुअल मैच्योरेशन है बॉयज के अंदर में। लॉस ऑफ मिल्क टीथ मतलब मिल्क टीथ अगर गिर गए तो आप मैच्योरेशन के मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो गए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इंक्रीज इन हाइट मतलब अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, वेट गेन मतलब आप खूब मोटे तगड़े हो जाइए तो आप रिप्रोडक्शन के लिए जो है मैच्योर हो गए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसको भी डिस्कस किया हुआ था, जो हमारा मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ मिल्क टीथ मतलब दूध का गिर जाना ही सेक्सुअल मैच्योरिटी को नहीं दिखाता है, या फिर हाइट इंक्रीज हो जाना भी सेक्सुअल मैच्योरिटी को नहीं दिखाता है। वेट गेन मतलब आप मोटे हो गए पतले हो गए, ये भी हमारे सेक्सुअल मैच्योरिटी को नहीं दिखाता है। यहाँ पे जो है वो है हमारा जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का एक कैरेक्टर है वो क्या है फ्रेंड्स, क्रैकिंग ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का थोड़ा भारी हो जाना इस तरह से, तो वो होता है हमारा
बॉयज में चेंजेस जो कि सेक्सुअल मैच्योरेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। द अदर चेंजेस दैट अकर इन मेल, मतलब और भी ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्किन गेट्स ऑयलियर, इमरजेंस ऑफ फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड हेयर अंडर आर्म्स, लार्जर साइज ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन चेस्ट, शोल्डर एंड लेग। तो फ्रेंड्स ये सब हमारे जो हैं चेंजेस होते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन में, जो भी मतलब बॉयज़ के अंदर। तो इसको भी आप याद रखना, क्योंकि अभी हो सकता है यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ वॉइस दिया है, या फिर आपको यहाँ पे स्किन गेट्स ऑयलियर या फिर इमरजेंस ऑफ फेशियल हेयर, इसमें से कुछ भी जो है ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज को दिखाने वाला कौन सा यहाँ पे इवेंट है। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ बॉडी, चेंज इन हेयर पैटर्न, चेंज इन वॉइस, मेंस्ट्रुएशन। तो फ्रेंड्स सिंपल, आप सबको पता है यहाँ पे जो फीमेल्स के अंदर में जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी को दिखाता वो क्या होता है फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन। तो इसको आपको पता ही होगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर डी। अब देखिए यहाँ पे इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में लाई करते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा क्यों, हमको उसका रीजन बताना है। तो फ्रेंड्स मतलब वहाँ पे हमको बताना है ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं। प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ये होता है ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। यहाँ पे हमको बताना है कौन सा टेस्टिस का फंक्शन नहीं है प्यूबर्टी के दौरान। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला हमको, नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। टेस्टिस, तो इससे हमको पता चल गया ये किसकी बात कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मतलब मेल हार्मोन्स होते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, यहाँ पे ये मेल से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है फीमेल से। सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी जो होता है ये मेल हार्मोन्स नहीं फीमेल हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे मतलब प्लेसेंटा क्या होता है, तो जब फ्रेंड्स हमारे जो गर्भ में यूट्रस में जब बेबी जो है वो ग्रो करता है तो वहाँ पे उसके न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए वो मदर की बॉडी से कनेक्ट होता है। तो मदर की बॉडी से जब वो कनेक्ट होता है, जिस भी चीज़ के द्वारा, जिस भी ऑर्गन के द्वारा वो कनेक्ट होता है, कुछ इस तरह से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये बेबी है, ये यूट्रस है, तो यहाँ से ये जो जिस पार्ट के द्वारा कनेक्ट रहता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है मदर से बेबी को क्या करता है, वो मतलब उसको न्यूट्रिशंस वगैरह देता रहता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा उसमें हेल्प करता है। तो मेल में इसका कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा थर्ड तो नहीं होगा, और यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे फीमेल पार्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ नहीं होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये जो है टेस्टिस से रिलेटेड हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। यानी जब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, जब वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो, मतलब कैसे कैसे कहाँ से होके जाता है, ये हमको बताना। उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कहाँ से होता है, तो देखिए उसका सीक्वेंस क्या क्या होगा, टेस्टिस, वॉश डिफरेंस, यूरेथ्रा, टेस्टिस, यूरेटर, यूरेथ्रा, टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरेटर, टेस्टिस, वॉश डिफरेंस, यूरेथ्रा, यूरेटर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेस्टिस, देन वॉश डिफरेंस, देन यूरेथ्रा। अब यहाँ पे देखिए यूरेटर जो होता है ये रिलेटेड होता है हमारे
किडनी से यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस एंड वास्ट डिफरेंस टू यूरेथ्रा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक बार आप फिगर जब देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो वहाँ पे ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ पे किस तरह से वो कैसे कैसे हमारा जो भी पार्ट है वहाँ पे किस तरह से स्पर्म जो है वो मूव करता हुआ जाता है कहाँ कहाँ से। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता, यानी ये यहाँ पे एसटीडी नहीं है। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखिए सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, गोनोरिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हेपेटाइटिस होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है, जो एक चैप्टर था हमारा हाउ डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था जो हेपेटाइटिस है वो वायरस कॉजिंग डिजीज है, यानी वायरस से होता है। लेकिन यहाँ पे सिफिलिस, HIV एड्स, गोनोरिया ये सब क्या होते हैं, हमारे STD होते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, तो नॉट में क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस। देखिए STDs आर सच काइंड ऑफ डिजीज that are spread from one person to another person by sexual intercourse. The medium of spread can be blood, semen, vaginal fluid or any other body fluid. An example include HIV, herpes, gonorrhea. तो ये सब हमारे herpes, gonorrhea, syphilis ये सब क्या हो गए, STD. Hepatitis is a viral infection that result in inflammation of the liver. It is not an STD यानी sexually transmitted disease. हमारा जो हेपेटाइटिस है वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ पे हमारा जो है जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो भी चैप्टर उठाएंगे देखेंगे, तो वहाँ पर भी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा तो कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना, और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगता है तो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।